हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन ने स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ब्लिस एकेडमी पर, वेयर वी प्रोवाइड एजुकेशन विद ह्यूमिलिटी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। ये इंडो इस्लामिक कल्चर शून्य से शिखर तक सीरीज का लेक्चर 3 है, जिसके अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर सिलेबस में से चैप्टर 2 लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद यानी कि सीरत रसूल अकरम को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी चैप्टर 1 अक़ैदन इबादत को नहीं देखा है तो आप ऊपर मौजूद आई बटन को प्रेस करके उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। आप चाहें तो आप हमारे गूगल क्लासरूम ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज की, जो कि एएमयू एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आती है। इस ग्रुप के थ्रू हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे हर एक टॉपिक पे। साथ ही साथ हर एक टॉपिक के एंड में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे कुछ इस तरीके से, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर कर सकें। और आपकी प्रिपरेशन को और भी बेटर करने के लिए इस बार हमने इस नोट्स के अंदर एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेक्शन भी जोड़ा है, ताकि आप समझ सकें उस टॉपिक में से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछा गया, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर कर पाएं। इस ग्रुप के साथ ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली इस नंबर पर हमको एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है कि आप इस ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे ही आप इस मैसेज को हमको करेंगे, थोड़ी ही समय में हमारी ओर से आपको पेमेंट डिटेल शेयर करी जाएंगी, जो कि क्यूआर कोड के फॉर्म में होंगी। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको केवल एक बार हमको 150 रुपीज़ का पेमेंट करना है। एक बार जब हमारी ओर से ये पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो फिर हम आपको गूगल क्लासरूम का जो ज्वाइनिंग लिंक है उसको शेयर कर देंगे। सिंपली आपको क्या करना है, आपको ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर के अंदर से गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल कर लेना है, और जब आप फिर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि जो चैप्टर 2 है हमारा सीरत रसूल अकरम, उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो जैसे कि सीरत रसूल अकरम यहाँ पे लिख रहा है, जिसका मतलब है जो रसूल हुए प्रॉफिट हजरत मोहम्मद, उनकी जो लाइफ थी उसके अंदर जो जो इंसिडेंट्स होते हैं हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। अब हजरत मोहम्मद के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिस जगह वो बॉर्न हुए उस जगह की हालत कैसी थी, यानी कि जिसको आज हम अरेबिया कहते हैं। तो जो पहले का अरेबिया था वो किस प्रकार का था, वहाँ पे किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह का कल्चर था। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमको यही समझना होता है कि जो प्री अरेबिया था उसका सोशियो और जोग्राफिकल सेटअप किस प्रकार का था, ताकि जब आगे हम प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की लाइफ के बारे में बात करें उन चीज़ों को हम यहाँ पर रिलेट कर पाएँ। तो सीरत रसूल अकरम के इस लेक्चर में हम केवल प्री अरेबिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो प्री अरेबिया है वो बेसिकली कहाँ पर लाई करता है और उसका जो जोग्राफिकल सेटअप है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर अगर हम प्री अरेबिया की बात करते हैं या फिर सिंपली अरेबिया की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने प्रीवियस ईयर्स क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा जीके के अंदर कि जो अरेबिया है, अरेबिया बेसिकली एक पेनिसुला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड पेनिसुला लिख रहा है इसका मतलब हम समझ लेते हैं। पेनिसुला एक ऐसे लैंड मास को कहते हैं, यानी कि एक ऐसे ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं जो कि तीन तरफ से तो पानी से घिरा होता है और इसकी चौथी तरफ क्या होती है, ज़मीन होती है। इसको आप ऐसे रिकॉल कर सकते हैं कि जब हम इंडिया का नीचे का हिस्सा देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक तरफ अरेबियन सी देखने को मिलती है और एक तरफ आपको यहाँ पे बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पाल्क स्ट्रेट जाता है यहाँ पर भी आपको वाटर बॉडी देखने को मिलती है। और जब हम इंडिया के इस वाले पार्ट को देखते हैं जो कि ऊपर नॉर्थर्न प्लेन्स पड़ता है, तो इस वजह से इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, तो पेनिनसुला ऐसे लैंड मास को कहते हैं जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और चौथी तरफ इसकी ज़मीन होती है। तो इस वजह से जो अरेबिया है ये एक पेनिसुला है। और अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच में से एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में बांट देता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट लाई करता है जिसको एशिया कहते हैं, जिसमें हमारी इंडिया भी आती है। तो जो एशिया का साउथ है यानी कि इस डायरेक्शन में, और जो एशिया का वेस्ट डायरेक्शन है यानी कि इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से जब इस डायरेक्शन को हम देखते हैं तो इस डायरेक्शन में एशिया के साउथ वेस्ट में आपका अरेबिया लाई करता है। तो पहली लाइन का मतलब यही था कि जो अरेबिया है एक वास्ट पेनिसुला है और जो एशिया के साउथ वेस्ट में लाई करता है। अगर आप फैक्ट की बात करें तो जो अरेबिया है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिसुला है।
एरिया वाइज, है ना। अरेबिया इज द लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ इस पेनिसुला के अंदर जो कंट्रीज लाई करती हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सूखी हुई कंट्रियों में से एक है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे और पानी की कमी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आप अरेबिया का मैप देख सकते हैं। अरेबिया पूरी आपकी यहाँ से लेके ये यहाँ तक है ना, ये क्या है आपका अरेबियन पेनिसुला है। हमें जो मेनली यहाँ पे कंट्री की बात करनी है वो आपकी ये वाली कंट्री है जिसको आज हम सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पर जो इंसिडेंट्स होंगे मेनली हजरत मोहम्मद जी की लाइफ के, वो बेसिकली यहीं पर आपके होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सऊदी अरेबिया है बेसिकली उसका जोग्राफिकल सेटअप कैसा है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो अरेबिया है वो एक पेनिसुला है और जो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है आज वो इसी पेनिसुला के अंदर लाई करती है। तो जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया को ऑफिशियली हम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हैं। अगर इसका एरिया हम देखें तो इसका एरिया यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके कम ही चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आएगा। जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इसके नेबरिंग कंट्री पूछी जा सकती है। जैसे हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज याद रखते हैं कि किस डायरेक्शन में इंडिया के कौन सी कंट्री लाई करती है, उसी तरीके से आपको जो अरेबिया है मेनली सऊदी अरेबिया है उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसको याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्शंस को मैप कर लें तो आपका इस डायरेक्शन में नॉर्थ, इसमें साउथ, इधर ईस्ट और इधर आपका वेस्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन को देखें तो ये आपकी अरेबिया कंट्री है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब हम इसके नॉर्थ की तरफ देखते हैं ना, तो नॉर्थ की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक कंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है जिसका नाम क्या है, जॉर्डन है। और दूसरी कंट्री जो आपको सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में देखने को मिल रही है ये आपकी इराक है। तो सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में आपका जॉर्डन और इराक लाई करता है। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखें, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो गई आपकी, ये वाली डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगर ये हमारा सेंटर है तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर आपका केवल कुवैत लाई कर रहा है। ठीक है, कुवैत आपकी इस कंट्री का नाम है। अब अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में देखें, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में 3 कंट्रीज लाई करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कतर लाई कर रहा है जो कि आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद एक छोटा सा आइलैंड कंट्री यहाँ पे आपका बहरीन है और फिर आपको इधर देखने को मिल रहा है यूएई। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो इस बार आपको यूट्यूब ने एक नया फीचर दिया है कि आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, उससे आप आसानी से इसको देख पाएंगे। उस फीचर को भी आप यूज करिए। अब अगर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, साउथ ईस्ट का मतलब आपका ये डायरेक्शन हो गई है ना, तो अगर हम साउथ ईस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर एक ही कंट्री लाई कर रही है जिसका नाम क्या है, ओमान है। और जो साउथ की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर भी एक ही कंट्री है जिसको हम यमन कहते हैं। यमन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आप ये याद रखेंगे कि जो यमन है ये इस पूरे अरेबियन पेनिसुला का मोस्ट फर्टाइल एरिया है जहाँ पर खेती करी जा सकती है। ठीक है, तो एक बार आप बस इनको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे किस डायरेक्शन में कौन सी कंट्री है। रेयरली आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें सारी चीज़ें कवर करनी है तो ये भी आपको एग्जाम पर्पज से एक बार पढ़ लेना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर लिख रहा है कि जो इजराइल है और जो इजिप्ट है उसको जो सेपरेट करता है वो है गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, यानी कि इजराइल और जो इजिप्ट थे, ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपको इजिप्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपका इजराइल है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो खाड़ी है जिसको गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं, ये इनको एक दूसरे से अलग करता है। इसके बाद जो सऊदी अरेबिया है आपका ये इकलौता ऐसी कंट्री है जिसकी 2 कोस्ट लाइन है। एक इसकी रेड सी वाली कोस्ट लाइन है जो कि ये आपकी यहाँ पे है, और दूसरी तरफ इसकी जो दूसरी कोस्ट लाइन है वो आपकी पर्शियन गल्फ वाली कंट्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसी इकलौती कौन सी कंट्री है जिसके पास रेड सी और पर्शियन गल्फ की कोस्ट लाइन है, तो वो आपका सऊदी अरेबिया उसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि जो अरब है या फिर जिसका भी अरेबिया हम कह रहे थे वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, इस वजह से इसको अरबिक में जजीरत अल अरब
और इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दें तो इसको द आइलैंड ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। सऊदी अरेबिया जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व रखता है, साथ ही साथ ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर भी है। ये पूरे साल में जितना भी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उसका 90% ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो गवर्नमेंट है, जो वो टोटल रेवेन्यू कमाती है, यानी कि जो टोटल पैसे कमाती है पूरे साल के अंदर, उसका 75% केवल इनको अपना तेल बेचकर ही मिल जाता है। बाकी का 25% ये बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि खजूर बेचकर या फिर ऐसे ही कोई और टूरिज्म हो गया उसके थ्रू ये कम कमाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सऊदी अरेबिया की करेंसी है उसको सऊदी रियाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको एक इनका करेंसी नोट भी दिखाया है ताकि आप समझ सकें कि देखने में किस प्रकार का ये लगता है। इसके बाद जैसे अभी हम कह रहे थे कि जो सऊदी अरेबिया या फिर अरेबियन पेनिसुला में जो कंट्रीज़ हैं ये मोस्टली क्या है, ड्राइएस्ट हैं, तो इनका 1/3 पार्ट यानी कि 33% जो लैंड एरिया है ये केवल सैंड से ही कवर है। यहाँ के जो लोग हैं क्योंकि पानी की कमी है तो यहाँ पर ऐसी फसल की जाती है जिसको पानी कम लगे, तो इस वजह से यहाँ पे जो डेट्स होते हैं जिसको हम खजूर के नाम से जानते हैं इसकी खेती यहाँ पर करी जाती है। और आप याद रखिएगा कि जो डेट्स के पेड़ हैं इनको बायोलॉजिकल टर्म में हम क्या कहते हैं, ज़ेरोफाइट्स, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। आगे चलिए, आगे यहाँ पे एक को हमने आपको वही डेट पाम दिखाया है। डेट पाम के बारे में आप याद रखेंगे कि डेट पाम को क्वीन ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है। इसके बाद जैसे पीछे कह रहे थे कि जो यमन है ये मोस्ट फर्टाइल ट्रैक है अरेबिया का, साथ ही साथ जहाँ पर हमने कहा कि मैक्सिमम जो एरिया है यानी कि लगभग 33% एरिया सैंड से कवर है, तो उस वजह से यहाँ पे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसके लिए जो आपका कैमल है यही बेस्ट रहता है, जिस वजह से इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। एक और फैक्ट जो आप सऊदी अरेबिया के बारे में याद रखेंगे वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया है एक तो ये बर्थ प्लेस है अरब्स का, साथ ही साथ जो इस्लाम की शुरुआत हुई वो भी अरेबिया के अंदर हुई। इसकी वजह से यहाँ पर 2 होली मॉस्क हैं जिसकी वजह इसको लैंड ऑफ द 2 होली मॉस्क भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो 2 मॉस्क लाई करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस्लाम में, पहला जो आपका मॉस्क है उसका नाम है मस्जिद अल नवावी जो कि आपका मदीना के अंदर लाई करता है। वहीं जो दूसरा मॉस्क यहाँ पे है वो है मस्जिद अल हरम जो कि आपका मक्का के अंदर लाई करता है। ठीक है, ये दोनों ही जो मस्जिदें हैं यानी कि जो मॉस्क हैं इनके बारे में आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो मस्जिद अल नवावी है वो इसमें से किस कंट्री के अंदर लाई करती है। ठीक है, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट मस्जिद हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 2 मस्जिद हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं सोशो रिलीजियस सेटअप की, मेनली सऊदी अरेबिया के बारे में। तो जब हम सऊदी अरेबिया को देखते हैं तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो रिलीजन फॉलो होता है उसको सुन्नी इस्लाम कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो होता है वो सुन्नी इस्लाम है। ये हमारी कंट्री की तरह एक सेकुलर कंट्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केवल गवर्नमेंट ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करती है जो कि उस रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे सुन्नी इस्लाम फॉलो करा जाता है जो कि स्टेट रिलीजन है। यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से होता है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अरेबिक लैंग्वेज है इसको ही यूज़ किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे सारे गवर्नमेंट के काम करने के लिए। इसके अलावा जो आम जन है वो भी अरेबिक को ही यूज़ करते हैं। अरब के अंदर काफ़ी सारे कबीले हुए जिसमें इनकी जो जनजातियां थी वो बट गई। हर एक कबीले का जो चीफ होता है जिसको हम सरदार कहते हैं उसको अरेबिक में शेख कहा जाता था। उस कबीले के जो लोग होते थे वो अपने सरदार के प्रति वफादार होते थे, लेकिन इन ट्राइब्स के बीच में जो रिलेशंस होते थे काफ़ी अच्छे नहीं होते थे, जिससे कई बार इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाती थी। इसी का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है। एक बार यहाँ पर एक बैटल हुआ जिसको बैटल ऑफ बसूस के नाम से जानते हैं। ये एक ट्राइबल कन्फ्लिक्ट थी अकर्ड बिफोर द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद, यानी कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जी जब तक पैदा नहीं हुए थे उनसे पहले ये कन्फ्लिक्ट हुई थी। और ये कन्फ्लिक्ट काफ़ी लंबी चली जो कि लगभग 40 साल तक चली। अब अगर आप इसके पीछे एक रीज़न सुनेंगे कि इस किस वजह से ये बैटल ऑफ बसूस हुआ, तो ये बहुत बेसिक सा था। यहाँ पर 2 ट्राइब हुए, एक का नाम था बानू बकर ट्राइब और एक का नाम था बानू तगलिब ट्राइब। हुआ क्या कि एक ट्राइब का जो कैमल था उसने दूसरे ट्राइब के कैमल से पहले पानी पी लिया,
केवल इतनी सी बात पर ये जो बैटल था ये हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, द कैमल ऑफ वन ऑफ द ट्राइब हैड ड्रिंक वाटर बिफोर द कैमल ऑफ द अदर ट्राइब। उस टाइम पे क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे, तो उस वजह से यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े थे ये काफ़ी आम बात थी हो जाना, और छोटी छोटी बात जैसे भी आपने देखा कि केवल एक ट्राइब के ऊँट ने दूसरे ट्राइब के ऊँट से पहले पानी पी लिया, इसी में जो उनके सेंटीमेंट्स थे वो हर्ट हो गए। इसके बाद जैसे कि कहा कि यहाँ पे कोई भी सिस्टमेटिक लॉ नहीं था प्री अरेबिया के अंदर, तो जिसकी जो मर्जी आती थी वो करता था। इसके अलावा जो प्री एरिया अरेबिया था वो ओवर क्लाउडेड था विद स्टेप्ड इन वाइस बार्बरिज्म, इनजस्टिस एंड सुपरस्टिशंस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले बार्बरिज्म का अगर हम मतलब समझे तो बार्बरिज्म का मतलब होता है कि किसी न किसी तरीके से कोशिश करना कि जो दूसरे के सेंटिमेंट्स हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, किसी तरीके से उसको आहत करना। इनजस्टिस का मतलब आप जानते ही हैं कि सबको एक बराबर जस्टिस ना दे पाना, न्याय नहीं दे पाना। और काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस थे, यानी कि लोगों के मानने थे कि अगर इस दिन को ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें प्री अरेबिया के अंदर काफ़ी कॉमन थी। इसके अलावा यहाँ पर उस टाइम की जो और कंट्रीज थी उसके मुकाबले यहाँ की जो औरतें थीं, उनकी जो लाइफ के अंदर उनको जो राइट्स दिए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वोमेंस थी उनकी लाइफ यहाँ पे काफ़ी ख़राब थी। वुमेन्स के लिए कोई भी ऐसे एज सच राइट्स नहीं थे, साथ ही साथ उनको सोसाइटी में ज़्यादा कुछ रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। इसके अलावा पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज़्यादा वाइफ होना, पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक से ज़्यादा हस्बैंड होना। तो ये काफ़ी कॉमन सा था अरब के अंदर। इट वॉज द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जी who lifted the woman up from the depth of inferiority to the position of respect and dignity। तो आगे जाके जब हजरत मोहम्मद जी उस प्रॉफिट रूप में आए तो उन्होंने कोशिश करी कि किसी तरीके से जो वोमेंस का स्टेटस है इस प्री अरेबिया के अंदर उसको अपलिफ्ट किया जा सके। इसके अलावा जो स्लेवरी थी, यानी कि जो गुलामी थी, एक बहुत कॉमन सी चीज़ थी अरब्स के बीच में। इसके लिए काफ़ी सारे पोएम्स लिखे गए जिसके थ्रू हमें पढ़ने को मिलता है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फेमस पोइट्स हुए जैसे कि इमरुल क़ास हुए, तराफा बिन अल अबद हुए, या फिर अमीर बिन खुतलुम हुए। ये कुछ पोइट्स के नेम हैं, ऐसे तो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन एक बार बस आप इनको रीड कर लीजिए, बाई चांस आपको बैक ऑफ द माइंड रह जाए तो आप वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे कि जो प्री अरेबिया के लोग थे वो आइडोलेट्रस थे। आइडोलेट्रस का मतलब होता है मूर्ति पूजा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता था, पहले के टाइम में लोगों ने काफ़ी सारी मूर्तियाँ बना रखी थी जिस चीज़ में उनका फेथ था, और फिर वो क्या करते थे, उसकी पूजा करते थे। इस्लाम के अंदर जब तक इस्लाम आया नहीं, उससे पहले का जो टाइम है इस्लाम में, उस टाइम को जहीलिया के नाम से जाना जाता है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है द एज ऑफ द इग्नोरेंस, ठीक है। यानी कि इस्लाम के हिसाब से जब तक बातें बताई नहीं गई तो लोगों के मन में जो भी चीज़ें आ रही थी वो वही कर रहे थे। तो उस वजह से जो इस्लाम आने से पहले का टाइम पीरियड है उसको जहीलिया के नाम से कहते हैं। इसी वजह से कई बार आपने सुना भी होगा कि भाई एक टर्म यूज़ कर लिया जाता है जाहिल, ठीक है। जाहिल का मतलब जिसको कोई सेंस ना हो या फिर उसको उस बात की नॉलेज ना हो कि किस तरीके से किस काम को किया जाता है। इसके बाद जैसे अभी हमने कहा कि आइडोलेट्रस थे, तो जो बेसिक एंटिटीज़ हैं जैसे कि सन है, मून है, स्टार्स हैं, एयर्स हैं, लोग इन्हीं को क्या मानते थे, भगवान मानते थे और इनकी पूजा किया करते थे। वहाँ पर कोई भी इंसान वननेस ऑफ गॉड यानी कि एक ही भगवान में विश्वास नहीं रखता था, और हर एक सिटी के अंदर काफ़ी सारे गॉड्स या फिर गॉडेसेस आपको देखने को मिल सकते थे, जिसको आज हम किबला या फिर काबा कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि वहाँ पर 360 आइडल से ज़्यादा यानी कि 360 से ज़्यादा मूर्तियाँ मौजूद थी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको याद करिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो काबा था प्री अरेबिया के टाइम में उसमें कम से कम कितनी मूर्तियाँ रखी हुई थी, ठीक है। तो 360 से ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा उस टाइम पर जो लोग होते थे उनके पास कोई ऐसे एंटरटेनमेंट के मीन्स नहीं होते थे, तो उस वजह से जगह जगह पे मेले लगा करते थे। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट मेला है वो आपका फेयर ऑफ ओकज है। इस पे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मेला लगा करता था, है ना। तो फेयर ऑफ अकज करके ये मेला है जो कि प्री इस्लामिक अरेबिया के अंदर लगता था, वो भी ताइफ सिटी के अंदर। इसके अलावा दो मेले और आप याद रखेंगे, एक है फेयर ऑफ उबीना और एक है फेयर ऑफ
मजाज करके, ठीक है, जो कि उस टाइम पर और लगा करते थे। तो ये टोटल 3 मेले हैं जिनको आप याद रखिएगा। फिर जब ये चीज़ें लग रही वहाँ पर शुरू हुई, तो जब हजरत मोहम्मद जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको इस तरीके से इस्लाम को या फिर अल्लाह की बातों को लोगों तक पहुंचाना है, तो क्योंकि आज की तरह कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं था कि भाई मास मीडिया के थ्रू हमने अपनी बात को बहुत आसानी से पहुंचा दिया, जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो हजरत मोहम्मद जी क्या करते थे, वो इन्हीं मीलों को यूज़ करते थे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो फाइनली हम समझ चुके हैं कि जो सोशो सेटअप था, यानी कि सोसाइटी का सेटअप था, रिलीजियस सेटअप था, और जो जोग्राफिकल सेटअप था वो प्री अरेबिया का कैसा था। इसके आगे वाले लेक्चर्स में हम ये समझेंगे सबसे पहले कि जो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जी हुए, उनके जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने किस तरीके के काम करे, किस तरीके से जो मक्का और जो मदीना जिसको आज हम कह रहे हैं उसका डेवलपमेंट हुआ। तो वो इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स हैं जिसको आगे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ से कि कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो पहले का अरेबिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस थी, लोगों को ऑपरेस किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, काफ़ी सारा अन्याय वहाँ पे हो रहा था, ठीक है, और काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस भी वहाँ पे थे। तो कहीं ना हम कह सकते हैं कि जो अरेबिया के लोग थे उनके लिए हजरत मोहम्मद जी एज अ ब्लेसिंग के तौर पर आए, जिन्होंने अरेबिया के लोगों को एक तरीका सिखाया सोसाइटी में रहने का, किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ के अंदर उसको रिजॉल्व किया जा सकता है अल्लाह को याद रखते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स के अंदर जो हमने बातें करी ये अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। आप इस चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जो है उसको भी चेक करते रहिए, वहाँ पे भी अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बिल्कुल उनको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।